आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब नवरात्रि का आनंद ले रहे हो। यस सर, ठीक, वेरी गुड। और आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो प्रत्यावर्ती धारा का टेस्ट ले लें। शौर्या, क्या बोलती हो? नहीं, चलो ठीक। टेस्ट कल या परसों लेंगे, ठीक है? तैयारी करके आइएगा, ठीक है? चलिए देखिए, आज हमारा एक नया चैप्टर है, अध्याय 8, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में EMW कहा जाता है, ठीक है, EMW, ठीक है। तो आप समझ जाओगे EMW मतलब क्या होता है। BMW मत समझ लेना ना, EMW है, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको विद्युत क्या है आप सभी जान गए हैं। लुक एट मी। तरंग क्या है आप सभी जान गए। अच्छा, चुंबक क्या है जान गए होंगे। तो तरंग क्या है इसको बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तरंग आपने विद्युत के बारे में पहले पढ़ा है कि नहीं? अब वेव्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तरंग क्या होता है? तो तरंग एक प्रकार का ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला एक सिस्टम है, समझो, तंत्र है, ठीक है। तरंग क्या है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला एक सिस्टम है, ठीक है, तंत्र है। जैसे यहाँ पर आप, मेरी जो ऊर्जा है इसको आप लोग जो है ध्वनि ऊर्जा में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ध्वनि ऊर्जा जो आप जो साउंड निकल रहा है ये क्या हो रहा है, आप लोग के पास पहुंच रहा है। आपके कानों के जो पर्दे हैं उससे इसके जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, टकराते हैं, फिर आपको सुनाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है तरंग के बारे में समझे। तरंग क्या है, ठीक है। ध्वनि तरंगों के बारे में मैंने बताया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरंगे होते हैं, ठीक है, आ रहे समझ में। जैसे यहाँ पर हम आगे देखते हैं तरंग को और हम डिटेल से अगर पढ़ें तो यहाँ पर तरंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? क्या क्या? एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। आप यांत्रिक तरंग इसको आप प्राकृतिक तरंग भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रकृति में ऐसे उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही, जैसे मेरी ध्वनि उत्पन्न हुआ न, यही प्रकृति में ही कहीं, ठीक है। जल तरंग आपने देखा होगा, जल तरंग नहीं जानते? जैसे पानी में पत्थर फेंकते हो तो जो है आप देखे होगे तरंग वेव्स के रूप में इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। वहां पर देखो एक बात याद रखना, जैसे इस प्रकार से पानी में आपने इस प्रकार से जो है आकृति देखा होगा पत्थर पानी पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी ऊर्जा आगे बढ़ती है, वो पानी नहीं बढ़ता है। कई लोग को लगता है कि ऐसे पत्थर मारने से पानी देखो आगे बढ़ रहा है, पानी नहीं बढ़ रहा है, उसकी एनर्जी वहां पर आगे जो है क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। पानी के जो पार्टिकल्स में जो कण होते हैं वो वहीं पर होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, अगर आपको लगता है जल बढ़ता होगा तो आप एक नाव बना लेना छोटा सा और वहां पे रख के देख सकते हो, वो नहीं बढ़ता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या बढ़ता है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ उसकी ऊर्जा जो है आगे बढ़ती होती है। बस आपको ऐसा दिखाई देता है कि पानी जो है इस प्रकार से फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो यांत्रिक तरंगों को और आप कई रूप में बांट सकते हैं। कई रूप में मतलब बहुत सारे रूप इसके हैं, जैसे मैंने ध्वनि तरंग, जल तरंग, ठीक है, इस प्रकार से बताया। और यांत्रिक तरंग जो है इसमें किसी भी प्रकार की, अच्छा, इससे माध्यम की आवश्यकता होगी, इसमें किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो एक माध्यम है यहाँ पे, हो रहा है ना। जैसे अगर आप मेरे को YouTube में देखेंगे तो मेरे साउंड को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलेगा, फिर ट्रांसमीटर के जरिए बदलेगा, फिर आपके पास जो है वो सुनाई देता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? नहीं समझे?
और यहाँ पर आप बैठे हैं, फिर भी एक माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं? ठीक है, अगर यहाँ पे वायु या निर्वात नहीं होता, सॉरी वायु नहीं होता, तो क्या आप मेरी आवाज़ आप सुन पाते हैं? आप जानते हैं अगर हम अंतरिक्ष में चले जाए तो हमारी आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, मतलब यदि मैं अंतरिक्ष में, आप सुने हो ना कि चांद पर हवा नहीं है, वायु नहीं, सुने ना, वहाँ पर अगर आप बोलोगे भी तो सुनाई नहीं देगा। समझ आ रहा है? या अंतरिक्ष में आप बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ वो निर्वात में है वो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब यांत्रिक तरंग उसके लिए माध्यम की, मीडियम की बहुत आवश्यकता है। ये चैप्टर अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपके एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जिसको आप कहते हैं संचार, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला एक चैप्टर है, वो बहुत इजी हो जाएगा। और ठीक है, आ रहे समझ में? तो यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं? यांत्रिक तरंग क्या है? ठीक है, यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होता? और यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। ठीक है, याद रहेगा मिताली कि नहीं रहेगा? ठीक है, समझे कि नहीं यहाँ तक? ये सब इसके अंतर है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों को लैब में बनाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, उस प्रकार से उन्हें तैयार किया गया है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कृत्रिम तरंगे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? आर्टिफिशियल वेव है, जबकि ये क्या है? नेचुरल वेव्स होते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? यांत्रिक तरंग है। अब कई लोग के मन में सवाल है, सर ध्वनि को तो हम छू नहीं सकते, महसूस तो कर सकते हैं ना? कि नहीं कर पा रहे? मेरी आवाज़ को फील हो रहा है? चंद्रा जी, ठीक। तो आ रहे निकी समझ में? भले आप छू नहीं पा रहे हो, जल तरंग को छू पाते हो ना? नहीं? कभी पानी में, तालाबों में, पोखरों में जाके पत्थर मारे हो? कितने लोग मारे होंगे? अरे ऐसे पत्थर फेंकते हो ना? ठीक है, तो वही चीज है, समझ में आप लोग को? विद्युत चुंबक आपको तरंग, देखिए हमारे चैप्टर में यांत्रिक तरंग नहीं है, तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। हमारे इस चैप्टर में है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, समझ में आप लोग को? इस विद्युत चुंबकीय तरंगे को सबसे पहले मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने उसके बारे में कुछ जानकारी दी। किसने? मैक्सवेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानकारी किसने दिया? मैक्सवेल ने। उन्होंने एक प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया? देखिएगा, उसने इस प्रकार से एक समांतर प्लेट लिया, दो समांतर प्लेट, यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या प्रवाहित किया जी? धारा प्रवाहित की। तो यहाँ पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, और इधर माइनस चार्ज। ठीक है, ध्यान समझेंगे। मैक्सवेल ने देखा, ठीक है, मैक्सवेल ने, समझ आया इसके पहले जो पढ़ाया? आया कि नहीं बताइए? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का अज्ञात, देखो मैक्सवेल ने क्या किया था, यहाँ पे नाम लिख रहा हूं उनका। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या किया था? ठीक है, इन्होंने एक अज्ञात धारा का खोज किया था। किसका खोज किया था इन्होंने? अज्ञात धारा की इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, ये जो मैक्सवेल थे, इन्होंने ही जो है, इनका नाम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है पूरा नाम। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था? अज्ञात किसका? धारा का खोज किया, जिसे विस्थापन धारा कहा गया। क्या कहा गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहा गया? विस्थापन धारा। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कैसे ये पता लगाया? जब उन्होंने स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो होने लगा, तो इन प्लेटों के बीच क्या होने लगा? देखो, धारा प्रवाह, आप फैराडे की कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा ना फैराडे के कॉन्सेप्ट से। तब जब यहाँ पर धारा प्रवाहित किया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और वहां पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। फिर से बताऊं, जब इसमें करंट प्रवाहित हुआ तो इसमें क्या? चुंबकीय फ्लक्सों में
परिवर्तन हुआ और इन दोनों के मध्य, इन दोनों प्लेट प्लस और माइनस के बीच में एक क्या हुआ, अज्ञात धारा उत्पन्न हो गया, जिसे क्या कहा गया, विस्थापन धारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चुंबकीय फ्लक्स को में परिवर्तन से जो धारा उत्पन्न हुआ है वही क्या है, विस्थापन धारा है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं? बताइए। नहीं, पूछिए कुछ। आपको समझ आया जी? ठीक, देखिए उन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे विद्युत फ्लक्स के कारण, ठीक है, विद्युत होने के कारण यहाँ पर लास्ट में ई लिख देना। ठीक है, इसको उन्होंने प्रूफ करके भी बताया, तो इसे मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। ये सूत्र उन्होंने दिया, विस्थापन धारा के लिए सूत्र है, लेकिन आपसे पूछा जाए विस्थापन धारा किसे कहते हैं और इसे आप क्या करें, सिद्ध करें। तो विस्थापन धारा का आप देख रहे हैं फॉर्मूला, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल फाई ई बाई डी टी। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आपने विभव वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है? समांतर प्लेट वाले में पढ़ा था ना? ठीक है, प्रूफ करना है इसको, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ आपने एक और सूत्र देखा था, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, याद आ रहा है? सिग्मा इंटू ए, ये सब आप देखे थे। यहाँ से क्या मैं सिग्मा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? सिग्मा को यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये एक गुणा में इधर गया तो भाग में, इसकी जगह इस वैल्यू को पुटअप कर दूं। ठीक है, तो E इक्वल्स टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। समझे कि नहीं? समझ आया यहाँ तक? आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे आप Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर Q का वैल्यू निकाल सकते हो। अरे इसको क्या कर दीजिए, वहीं पे छोड़ दीजिए, भाग में इधर जाएगा तो किसमें बदलेगा, गुणा में होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और आप एक और सूत्र जानते हैं, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बताइए? हाँ, या ई एस कॉस फाई आपने पढ़ा होगा, याद करो पहले चैप्टर 1-2 में। ठीक है, एक सूत्र ऐसे आपने देखा होगा, फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस फाई, याद आया? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ, पृष्ठ वाला। ठीक है, कौन से चैप्टर का है? फर्स्ट चैप्टर। देखो चैप्टर 1 हो या 2, पीछे का चैप्टर जो है उसके टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट से देखिए, इधर तो फॉर्मूला डिराइव करिए, है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पर आप जानते हैं कॉस फाई का, यहाँ पर जो है कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और कॉस जीरो का मान क्या होता है, क्यों होता है 1? तो मैं पहले ही बताया था, उसके पृष्ठ पर वो क्या होता है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, देखिए ना, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई ए। ठीक है, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट ई ए। तो आगे देखिए Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, और इसको फाई लिख सकता हूँ। पूछो कैसे? ई ए बराबर ही क्या है, देखो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू ई एस बराबर फाई है ना? और एस क्या है, उसका पृष्ठ है, तो ए भी तो उसका पृष्ठ है, क्षेत्रफल ही है ना ये भी, तो एस बराबर ए है, तो ई एस बराबर फाई लिख सकते हो। तो ई ए बराबर भी क्या होगा फिर, फाई होगा। कोई दिक्कत? अब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट फाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं जी, धारा, विद्युत धारा करंट कहते हैं। तो उसको मैं आई डी, क्योंकि विस्थापन धारा को हम आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आई डी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए,
और ये डी फाई बाई डी टी। क्या यही सिद्ध करना था? बताइए, यही करना था ना। अच्छा, यहाँ पे ए भी लिखना है ना, क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स है ये, ठीक है। क्या है ये? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। वही छोटा लिखिएगा ना, ठीक है। इजी है। विस्थापन धारा सिद्ध हुआ। तो एक्चुअली विस्थापन धारा है क्या? तो आप बोल सकते हैं विस्थापन धारा या मैक्सवेल की विस्थापन धारा यह क्या है? तो यह वह धारा है जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में, जो बोलो मेरे साथ, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है? वह उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए विद्युत है ना, विद्युत फ्लक्स के कारण क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो वही विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ, यही क्या है? विस्थापन धारा है। बोलो इजी है, ठीक है कि कठिन है? बताइए, बोलो जी। इजी है, ठीक, नोट करो इसको। विद्युत चुंबकीय तरंगी के हम इतिहास के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 वैज्ञानिकों का बहुत योगदान है। एक वैज्ञानिक थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, मैक्सवेल लिख दे रहा हूँ, 1865, ठीक है, ये इस आसपास में। तो हर्टर जो ये वैज्ञानिक थे, ये 1888 के आसपास की बात है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग सन दिए रहते हैं, ठीक है। और तीसरे जो वैज्ञानिक हैं जे.सी. बोस, आपके भारत के वैज्ञानिक है ना। 1800 ये 94 के आसपास की बात है। कई बुक्स में 95 96 लिखा होगा, ठीक है। और इसके बाद है मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो, बेतार तरंगे ऐसे चीज का खोज किया था। मार्कोनी जो इसमें 1899 लिखा होगा। देखिए मैक्सवेल और हर्ट्ज, इन्होंने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में इन्होंने ढूंढा था। इसको क्या किया था? ढूंढा था, मतलब वो प्रोडक्शन किया था, पता लगाया, ठीक है। मैक्सवेल और हर्ट्ज ये दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रोडक्शन किया था। क्या किया था जी? प्रोडक्शन किया था। उनको उत्पादन किया था, वो बनाए थे उनको, ठीक है। और जब उनको पता चला, इन वैज्ञानिकों को पता चला, जे.सी. बोस और मार्कोनी को, तो इन्होंने क्या किया? विद्युत चुंबकीय तरंगों से डिवाइस बनाए। क्या बनाए? रेडियो। मार्कोनी ने क्या बनाया? रेडियो बनाया था, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या बनाया उन लोगों ने? रेडियो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था? तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रोडक्शन, उत्पादन किया, उन्हें बनाया, और इन्होंने उनका पता लगाकर क्या किया? इस प्रकार के डिवाइस बनाए, या विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज करके, उनका उपयोग करके उनसे क्या बनाया गया जी? देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक और बात यह है कि यहाँ पर जो रेडियो जो बनाया गया था, कहते हैं कि जे.सी. बोस जो वैज्ञानिक थे, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, ये 1894 के आसपास, ठीक है, रेडियो बना डाले थे। और वहाँ उस समय हमारा देश गुलाम था, ठीक है। उस समय जब हमारा देश गुलाम था, तो कलकत्ता के जो वायसराय थे, उनको उन्होंने रेडियो को बताया था। किसने बताया था? जे.सी. बोस ने। लेकिन अभी तक यह, कई लोग कहते हैं कि मार्कोनी ने बनाया था, लेकिन अधिकतर लोगों, कई लोग ये भी कहते हैं कि मार्कोनी से पहले किसने बना डाला था? जे.सी. बोस ने बनाया, ठीक है। समझे कि नहीं? ठीक है, मार्कोनी से पहले किसने बनाया था? जे.सी. बोस ने बनाया। समझे कि नहीं? अब सच्चाई क्या है पता नहीं भाई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कलकत्ता में जो है, वहाँ के वायसराय से जे.सी. बोस ने क्या बताया था? उसका एक छोटा सा प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं मार्कोनी से पहले भारत के जे.सी. बोस ने रेडियो बना डाला, ठीक है। समझे यहाँ तक? मार्कोनी ने बेतार संचार, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके बेतार संचार, यही सब चीज का प्रयोग किया, ठीक है।
ये बेतार संचार, समझ रहे हो ना क्या है, आप जानते हैं आप सभी। तो ये सब हिस्ट्री है उनका, बहुत छोटा टॉपिक है और ये चैप्टर तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अगला है, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का डेफिनेशन देखेंगे, एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेटिक वेव, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, तो इसको रटना नहीं। यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर हम बना रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ना, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो जो व्हाइट चौक से मैं लिखा हूं ये है विद्युत तरंग, क्या है ये, विद्युत तरंगे, क्या है ये, बोलिए। और इस चौक से जो लिखा हूं ये चुंबकीय तरंग, क्या है, चुंबकीय तरंग। तो ये है विद्युत तरंगे और ये क्या है, चुंबकीय तरंगे। क्या लिखोगे, परिभाषा क्या कैसे बोलो, ध्यान से सुनना ना, ठीक है। विद्युत तरंगे क्या, मेरे साथ बोलते जाना, और चुंबकीय तरंगों के परस्पर लंबवत, कैसे, ज्यावक्रीय दिशा में, किस दिशा, इसको ज्यावक्रीय साइन बोलते हैं, साइन कोसाइन ऐसे करके इसको ज्याव, मैथ वाले जानते होंगे, क्यों जी जानते हो ना, ठीक है। इसको ज्यावक्रीय साइन कोसाइन कहा जाता है, पता है ना, ठीक है। क्या बोल रहा था, हाँ विद्युत तरंगे, बोलिए, और चुंबकीय तरंगों के परस्पर लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होना, मतलब आपस में मिलना, अध्यारोपित होने की घटना को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समझे कि नहीं समझे, फिर से बोलो, देखना एक बार समझ में। विद्युत तरंगे, ये जो दिख रहा है ये कौन सी तरंग है, विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों के परस्पर, विद्युत तरंगों और चुंबकीय तरंगों के परस्पर लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में, ठीक है, कैसी दिशा में, ज्यावक्रीय दिशा में परस्पर, ठीक है, ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होना, क्या होना, अध्यारोपित होने से जो तरंग उत्पन्न होते हैं, अध्यारोपित होने से क्या उत्पन्न हो रहा है, जो तरंग उत्पन्न होता है उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। कठिन है क्या, तो यहाँ पे ये 3 डायमेंशन फिगर है, समझिएगा, मतलब ये किस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये चौक के एग्जांपल देखिए, ये इस तरीके से है ये ना, ठीक है, ये इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसकी जो दिशा है, विद्युत तरंग की जो दिशा है वो x की ओर है और चुंबकीय किधर है, वो y की ओर है, किधर है, y, उस तरीके से जिससे अध्यारोपित होकर क्या बन रहा है, जो नई तरंग बन रही है उसी को क्या कहा जाएगा, विद्युत की तरंगे किधर है, x एक्सिस की ओर और चुंबकीय तरंगे किधर है, y एक्सिस, ये अध्यारोपित होकर एक नई तरंग बना रहे हैं जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। बोला देखना बेटा आप लोग इसके गुण, क्या लिखोगे, गुण। पेपर में बस यही पूछेगा, 2-3 नंबर का पूछेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तथा इसके कोई 3 गुण लिखिए, कोई 4-5 गुण ऐसे लिखिए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो इसके पहला गुण ये लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे लिख सकते हैं, माध्यम की, लिख दो इसको, क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्सिव वेव होते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ वेव, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आप जानते हैं अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, आप सब जानते होंगे
ट्रांसवर्सी वेव होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जिसमें तरंग की जो दिशा है और उसके जो कण है परस्पर लंबवत होते हैं उसको अनुप्रस्थ तरंगे, और जिसमें समानांतर होते हैं वो क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, ठीक है। जो चौथा इसमें आप लिख सकते हैं और इसकी जो गुण है लिख सकते हैं, इसमें ध्रुवण होता है। क्या होता है इसमें, ध्रुवण होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है जी, ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब क्या होता है, फैलाव को रोकना। किसको रोकना, ठीक है। ध्रुवण मतलब क्या होता है, फैलाव को रोकना, ठीक है। और पांचवा आप लिख सकते हैं, ये इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या नहीं होते हैं, आवेश नहीं होते हैं, ठीक है। क्या नहीं होते हैं, आवेश, चार्ज नहीं होते हैं। अगर इसमें आवेश हो जाए तो आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे आपके शरीर के आसपास से जा रहे हैं, आपके मोबाइल के टावर्स, रेडियो, टीवी, टेलीविजन निकलेंगे कि नहीं, वहां से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी। आपके जेब में मोबाइल पकड़ के घूमते हो सब, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे में अगर आवेश होता, देखो विद्युत है, ये विद्युत लिखा हूँ ना, तो विद्युत है और ये चुंबकीय है, तो इसमें अगर आवेश होता तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, नहीं समझे। और इतने सारे तरंगों हैं तो हमें झटका लगता है कि नहीं, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई चार्ज नहीं होता है, समझे जी। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर होता तो क्या होता, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगते, और ऐसे शॉक लगते कि पूछो मत। तो इसीलिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, भले नाम से विद्युत लग रहा है लेकिन उसमें शॉक वॉक नहीं होता है, ठीक है भाई, झटका नहीं लगता उसमें, ठीक है। ओके, समझे कि नहीं आप लोग। यहाँ तक किसी बच्चे की समस्या किसी भी प्रकार के। रजनी, इसमें एक प्रश्न आता है रजनी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन ध्वनि तरंगों को नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन ध्वनि तरंगों को नहीं। तो आप बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है क्योंकि वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्सी वेव होती है, और आप जानते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवण की घटना होती है, और ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, इसलिए उसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती। ये एक अच्छा प्रश्न आ सकता है। और अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या, ये आप बचपन में पढ़े हो, 9वीं में, 10वीं में, 8वीं में, तो उसका आप अंतर याद करके आइएगा, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, नोट करो इसको। चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं बोलते जाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस सुनिएगा क्या क्या आएगा, ठीक है। आप लोग अपने ये तो परीक्षा में जो है आता ही है, हर साल आएगा, या तो ये आएगा या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। कभी कभी विस्थापन धारा किसे कहते हैं ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो आप देख रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग में क्या क्या आपको बोलना है, रेडियो तरंगे। क्या जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे 7 नाम दिए गए हैं, जिसमें से है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ठीक है। इसमें नाम के बाद बगल में दिया है तरंग दैर्ध्य, उसके बाद आवृत्ति दिया है, आविष्कारक का नाम दिया है, कहाँ से स्रोत होता है उसका, ठीक है, प्रोडक्शन होता है वो दिया है, इसके गुण, अनुप्रयोग और संसूचक। तो इसमें से क्या क्या लिखना रहता है एग्जाम में, नाम दिया रहेगा तो नाम तो लिखना पड़ेगा। तरंग दैर्ध्य मेन है, कौन सा मेन है इसमें से, और इसके बाद आविष्कारक का नाम, कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, और इसके गुण, अनुप्रयोग। क्या जी, अनुप्रयोग, प्रमुख गुण नहीं अनुप्रयोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जैसे आप बोलेंगे कैसे, पेपर में मान लीजिए पूछ देगा रेडियो तरंगे क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे, 6 गुणा 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर, ठीक है। रेडियो तरंगे क्या है, रेडियो तरंगे वे हैं जिनका तरंग दैर्ध्य परास, रेडियो तरंगे वो हैं जिनका तरंग दैर्ध्य परास 6 गुणा 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर के बीच होता है, जिसके आविष्कारक मार्कोनी नामक एक वैज्ञानिक थे। रेडियो तरंगों का स्रोत दोलित्र परिपथ या त्वरित आवेश होता है, इसका अनुप्रयोग हम टेलीविजन में या रेडियो संचार में करते हैं। बस इतना आपको लिखना है, समझे कि नहीं।
नहीं समझे? दूसरा देखिए, आपकी बुक में ये सब दिए हैं, आप देखें, ठीक है। सेकेंड लिखा है सूक्ष्म तरंगे। क्या लिखा है? सूक्ष्म तरंगे वे तरंगे हैं जिनका तरंग दैर्ध्य प्रास 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है, उसे सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, जिसके आविष्कारक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक हैं। ये इनका स्रोत क्या है? ये एक विशेष प्रकार की ट्यूब या मैग्नेट्रॉन या क्लाइस्ट्रॉन आदि से जो है इनको प्राप्त किया जाता है। इसके अनुप्रयोग क्या है? तो रडार प्रणाली, दूरसंचार, माइक्रोवेव ओवन में। रडार जानते हैं ना आप लोग, समुद्र में या कहीं खो गए हो तो वहां पर ये सिग्नल दिशा बताने के कार्य आता है, ठीक है। औरत तरंगे 1 mm से 700 nm, ठीक है, या 1 मिलीमीटर से 7 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच जिसका तरंग दैर्ध्य परास होता है। इसके आविष्कारक विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक हैं। इनको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो गर्म पिंड से प्राप्त किया जाता है। इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? तो धुआं या अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए। धुंध में या अंधेरे में, धुंध होता है ना की जगह, वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए, ठीक है। दृश्य प्रकाश तरंगे 7 × 10⁻⁻7 मीटर सेकेंड मीटर से 4 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच जिसका तरंग दैर्ध्य परास होता है, जिसको न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसको उत्तेजित परमाणु या सूर्य से प्राप्त किया जाता है। इसके अनुप्रयोग क्या है? तो वस्तु को देखकर जानकारी प्राप्त करना। वस्तु को देखकर क्या प्राप्त करना? जानकारी प्राप्त करना। ये इस प्रकाश का उपयोग है। पांचवा है पराबैंगनी तरंगे 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 6 × 10⁻⁻10 मीटर के बीच जिसका तरंग दैर्ध्य परास होता है। आविष्कारक रिटर नामक वैज्ञानिक हैं। इस कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विशिष्ट लैंप, अत्यधिक गर्म पिंड या सूर्य से। इसका काम क्या है? तो फिंगरप्रिंट, आप जानते हैं, आप सभी के फिंगरप्रिंट या खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने में, टेस्टिंग करने में, ठीक है, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग होता है ना, उस प्रकार ये क्या होता है? काम आते हैं। छठवा है एक्स किरणें। क्या है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻13 मीटर के बीच जिसका तरंग दैर्ध्य परास होता है। इसके आविष्कारक रोटजन वैज्ञानिक हैं। ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का भारी तत्वों पर बौछार से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम चिकित्सा संबंधी में करते हैं, या जासूसी में करते हैं, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां है गामा किरणें। गामा किरणें 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर के बीच जिनका तरंग दैर्ध्य परास होता है। आविष्कारक हेनरी बेकरल वैज्ञानिक हैं। इन्हें जो है नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। इनका कार्य जो है कैंसर की इलाज, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये परीक्षा में आएंगे जो जो मैं बोला हूँ, ठीक है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, समझे कि नहीं। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। लिखिए ग्रीन हाउस प्रभाव। आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, पढ़ भी लिए होंगे, जानते हैं ना। इसे हिंदी में पौध घर भी कहते हैं, ठीक है, पौधा घर, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो चलिए देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए देखिए, ये सूर्य है, ये क्या है? ये सूर्य, ये आयन मंडल है, ये क्या है? ये, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली किरणें इस आयन मंडल से होकर क्या होती है? पार कर जाती है। सूर्य से आने वाली किरणें क्या करती हैं? आयन मंडल से पार हो जाती हैं और हमारी पृथ्वी में क्या होती हैं? यहाँ आती है, आता है ना। आप जानते हैं हमारा पृथ्वी बहुत ठंडा होता है ना, लेकिन ये सूर्य की किरणें के कारण यहाँ जो है जीवन बना रहता है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो यहाँ जीवन संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ठंडा में जीवन नहीं होगा ना। तो ये क्या करता है? ये हमारे वातावरण को गर्म रखने का कार्य करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या करता है? वातावरण को गर्म रखने का कार्य करता है। तो कैसे है ग्रीन हाउस प्रभाव? देखिएगा, सूर्य से आने वाली किरणें आयन मंडल को क्या करती हैं? ये पार करके हमारे पृथ्वी में आती है, और जब ये पृथ्वी से टकराती हैं तो वापस जो है कहाँ जाने लगती हैं? ऊपर जाने लगती हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी के ऊपर में जो आयन मंडल है, ठीक है, वो क्या करता है? इसे जाने से रोक देता है, और ये पुनः जो है हमारी पृथ्वी में वापस आ जाता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ जीवन की संभावना है।
आ रहे समझे यहाँ तक? समझे कि नहीं? ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है एक प्रैक्टिकल के द्वारा भी कांच के एक पात्र जो है, कांच को जो है इस प्रकार से जो है रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में काट लिया जाता है और उसमें कुछ इस प्रकार से, इसमें कुछ पौधे जो है इस प्रकार से उगा दिए रहते हैं, ठीक है। ये पौधा है समझिएगा, ठीक है। और आने वाली जो किरणें होती हैं इस कांच के अंदर में तो प्रवेश करती हैं, लेकिन कांच के बाहर वो नहीं जा सकती, जिसके कारण यहाँ का वातावरण क्या रहता है, गर्म बना रहता है। इसी को क्या कहते हैं बताइए? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव समझे कि नहीं? सूर्य से आने वाली किरणें आयन मंडल से पार होकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं और जब इससे टकरा कर ये परावर्तित होती है तो हमारे जो आयन मंडल होते हैं उनसे जाने नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी गर्म बनी रहती है, अर्थात यहाँ जीवन बनी रहती है। अगर ये चली जाएंगी तो ठंडा हो जाएगा ना, और यहाँ फिर रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होंगे, समझे कि नहीं? इसी को वापस क्या जब लाइट आती है तो फिर वापस क्यों नहीं जाता? वापस इससे ये पार हो जाता है, लेकिन इससे टकरा के पुनः नीचे आ जाता है, आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। कुछ न कुछ यहाँ पर अवरोधक होंगे जिससे वो टकरा के पुनः वापस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो कांच का जो बनाया जाता है इसमें जो है कुछ पौधे जो है रहते हैं, जिसका फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। जैसे आप एक कांच का पात्र तैयार कर लीजिए, जहाँ एक पौधे को उगा दीजिएगा, फिर वो जो है इस क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को प्राप्त करके क्या होगा, वहाँ ग्रो करेगा, विकास करेगा, ठीक है। समझे कि नहीं आप लोग? इसी के कारण इसका उपयोग क्या, बहुत सारे यहाँ जीवन का अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए बहुत कार्य करता है। पौधों के विकास के लिए, पेड़ पौधों के विकास, उसमें स्फुटन के लिए एक छोटा सा जो बीज होता है वो स्फुटित होता है ना, तो इसी के टेम्परेचर के कारण ही तो वो जो है ऐसे फटेगा, फिर वो अंकुरित होगा, अंकुर होकर क्या बनेंगे, एक पौधा बनेगा, पौधा से फिर एक पेड़ बनेगा, फिर पेड़ से क्या होगा, उसमें बीज बनेंगे, फिर वो नीचे गिरेगा, फिर इसी वातावरण के कारण वो स्फुटिंग होगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ जाओ ना। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव कारण होता है। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं तो हमारे वातावरण की टेम्परेचर ग्रीन हाउस प्रभाव कारण तो गर्म है, जो अच्छा बात है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हम मनुष्यों के द्वारा क्या कर दिए जा रहे हैं, ये जो पृथ्वी में रह रहे जो पेड़ पौधे हैं इनकी अंधाधुंध मात्रा में क्या कर दिया जा रहा है, कटाई कर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं चांपा का जो हसदेव जंगल है ना, हसदेव जंगल पूरी तरीके से जो है अडानी ने कटवा दिया है उसको, ठीक है। वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के जो जीव जंतु है वो जो है वहाँ से भाग भाग कर जंगलों में जो है जा रहे हैं, सॉरी जंगलों से भाग भाग कर गाँव में जा रहे हैं। और सरकार अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। ये क्या है, इधर पेड़ कटाई हो रहा है और एक पेड़ माँ के नाम ही चल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट्री खुलने वाला है, पता है ना आप लोग को, इसलिए जो जंगल की कटाई किया जा रहा है, और इधर सरकार बोल रही है एक पेड़ माँ के नाम। भाई वहाँ हसदेव को बचाना बहुत जरूरी है। उसी के कारण छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में भी पानी अगर गिरने का कारण है तो हसदेव का जंगल ही है, लेकिन समझ नहीं रहे लोग तो समझ गए हैं, सरकार समझ नहीं रही है, कुछ पैसों के लिए जो है ऐसा कार्य कर रहा है। बहुत अधिक मात्रा में जो है वहाँ क्या कर दिया गया, पेड़ों की कटाई कर दिया गया, बहुत अधिक मात्रा में। आ रहा है समझ में? तो बस यही है बेटा, ठीक है। हसदों को बचाना जरूरी है। मैं इस YouTube के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो है छत्तीसगढ़ के ये हसदों को बचाना बहुत ही जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाने की कोशिश कीजिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव यही है कि अंधाधुंध पेड़ पौधे कटाई कारण क्या हो रहा है यहाँ पे। और ग्लोबल वार्मिंग का नाम जानते हैं आप लोग, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? तापमान, हाँ, पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जानी। ये क्यों होता है ग्लोबल वार्मिंग? अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई के कारण। आप देखना छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, लगेगा कि नहीं? ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि अब पता नहीं चलता है कि ठंडी का मौसम है कि गर्मी का मौसम है। आ रहा है समझ में? पता चलता है क्या? अभी लग रहा है ठंडी आ गई, लेकिन फिर भी इतना टेम्परेचर गर्मी है कि पूछिए मत आप लोग, है कि नहीं जी? तो बस अच्छे से इसको समझिएगा। आपका जो है चैप्टर 8 कंप्लीट होता है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक वीडियो में कंप्लीट हो गया, और आगे जो हम अगला चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 9, जिसको हम प्रकाशिकी कहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। वो बहुत लंबा चैप्टर है, कम से कम 15 महीना दिन का चैप्टर है वो,
तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ओके फिर।